हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के हमारे आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के चैप्टर 9 का पार्ट 3 है, जहां हम कुछ कंसेप्ट्स एंड एनालिसिस के बारे में समझेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे चैप्टर 9 पार्ट 2 का कंटिन्यूएशन सीरीज ही रहेगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सोर्सेज ऑफ फंड्स। यहाँ पे जनरली हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था बैलेंस शीट में सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं। तो आज अब हम समझेंगे ये सोर्सेज ऑफ फंड आखिर होते क्या है। शेयर होल्डर्स फंड को जनरली हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं। ये वो फंड्स है जो ओनर कंपनी में खुद लगाते हैं। ये ओनर का खुद का पैसा होता है जो वो फर्स्ट टाइम अपने कंपनी में लगाते हैं बिना किसी से कोई भी तरह का उधार लिए। उसके बाद आता है लोन फंड्स। नाम से ही समझ में आता है, लोन फंड्स जो होते हैं वो जनरली वो फंड्स होते हैं जो ओनर का खुद का कैपिटल नहीं है, खुद का फंड नहीं है, बट उन्होंने किसी और सोर्सेस से, किसी और इंडिविजुअल से उन्होंने लिया है, बोरो किया है। एंड जनरली वो लोग जो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं या कंपनी को लोन दे रहे हैं वो जनरली आउटसाइडर्स है, कंपनी के कोई एम्प्लॉय या कंपनी के मेंबर्स या कंपनी के खुद ओनर्स नहीं है। जब भी कोई नई कंपनी या कोई फर्म स्टार्ट होती है, ओनर्स जो है सबसे पहले अपना पैसा लगाते हैं। उस ओनर को हम फाइनेंशियल टर्म में शेयर होल्डर भी बोलते हैं, और उन्होंने जो कैपिटल और वो जो कैपिटल लगाते हैं उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। क्योंकि ओनर्स जो है कंपनी के या फर्म के शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी कभी भी प्रॉफिट करती है उसका कुछ हिस्सा जो है ओनर्स भी शेयर करते हैं, और उस हिस्से को एक नाम दिया गया है जिसे हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसे हम इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बाइफरकेट कर सकते हैं। शेयर कैपिटल को बाइफरकेट करने का ये सिर्फ दो ही फॉर्म है, इसकी कोई थर्ड बाइफरकेशन नहीं होती है। जैसा कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट लाइन में समझा था कि ओनर्स को कंपनी का कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है एज डिविडेंड। अब क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों ही शेयर होल्डर्स हैं, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान आपको रखनी है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है उनकी कोई फिक्स्ड रेट नहीं होती है डिविडेंड मिलने की, बट दूसरी ही तरफ जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलती है, और ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है। ये जो नाम है प्रेफरेंस कैपिटल, ये नाम प्रेफरेंस से ही पता चलता है कि इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रॉफिट शेयर करने की एक एडवांटेज दी गई है। जब भी कभी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या होता है, उसका कुछ हिस्सा जो है एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, और वो पार्ट या वो हिस्सा जो बच जाता है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है, उसे कंपनी में ही रिटेन कर लिया जाता है और फ्यूचर यूज के लिए रख लिया जाता है। ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो प्रॉफिट जो दे दिया गया शेयर होल्डर्स को उसे डिविडेंड बोलते हैं, और जो रिटेन कर लिया कंपनी ने अपने पास ताकि वो आने वाले सालों में उसे यूज कर सके, उसको हम रिटेन्ड प्रॉफिट बोलते हैं। बहुत सालों से प्रॉफिट अगर कंपनीज रिटेन करती हैं तो उसे एक उससे जो एक कैपिटल बनती है उसे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स के प्रॉपर्टी का या शेयर होल्डर्स के एसेट्स का ही एक पार्ट होती है। अब यहां समझेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो उनके पास बहुत सारी राइट्स होती है। पहली राइट ये होती है कि वो उन्हें डिविडेंड मिलने की एडवांटेज होती है या उनके पास डिविडेंड मिलने की राइट होती है। सेकंड होती है उनके पास राइट होती है कि वो
कंपनी के कोई भी जनरल मीटिंग में, स्पेशल मीटिंग में या एजीएम में वो वोट कर सके रेजोल्यूशन पास करके। जनरली कोई भी कंपनी में वोट डालने की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिली है, वो एक एडवांटेज है, जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, कंपनीज के डिसीजन में अपनी बात आगे रखते हैं, अपना वोट देते हैं कि वो कंपनी के आने वाले डिसीजंस में या मैनेजरियल डिसीजन में वो सहमत है कि नहीं, और अकॉर्डिंगली वो अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है अपना वोट प्रेजेंट करते हैं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर कैपिटल का एक पार्ट माना गया है, और इसका नाम प्रेफरेंस शेयर इसीलिए रखा गया है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ ऐसे प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं कंपैरेटिवली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब अगर कंपनी के पास कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट में डिविडेंड दिया जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ कैपिटल बचता है, अगर कुछ प्रॉफिट बचता है, तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। और कभी एक फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हुआ कि जो प्रॉफिट हुई है इस साल, अगर कोई प्रॉफिट हुई है और प्रॉफिट्स उतनी ही हुई है जितनी की प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जा सके, तो इस केस में क्या होगा, वो सारी की सारी प्रॉफिट जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी क्योंकि उन्हें पहले प्रेफरेंस मिला है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे उस साल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्हें दो ऐसे केसेस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अबव जो है प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे पहला हो गया, कंपनी जब भी प्रॉफिट्स अर्न करती है तो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं, वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड रेट या डिविडेंड परसेंटेज जो है वो फिक्स्ड रहती है। तो इररिस्पेक्टिव कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट शेयर डिविडेंड के फॉर्म में जरूर मिलता है। और कभी ऐसी नौबत आई कि कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी को बंद किया जाएगा, तो एसेट्स को सेल करके जो भी फंड्स रियलाइज होते हैं कंपनी को, सबसे पहले क्रेडिटर्स को दिए जाते हैं, और फिर जो बच जाए वो शेयर होल्डर्स के लिए, वो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। बट इस केस में भी क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वाइंडिंग अप के वक्त जो भी प्रोसीड्स कंपनी के पास आती है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी, और उसके बाद अगर कुछ कैपिटल बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने जो प्रोसीड्स रियलाइज किए हैं अपने एसेट्स को सेल करके, जब वो ज्यादा नहीं होती है, क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने की बारी आती है, जब भी ये प्रोसीड्स जो बहुत कम होते हैं या नेगेटिव में होते हैं, तो कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे, बाइंडिंग अप के वक्त इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलने के बजाय उनको पैसा देना पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में एक और डिफरेंस ये होता है कि आप जैसे स्टॉक मार्केट देखते होंगे, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो लिस्टेड है। ये वो स्टॉक होते हैं जो इक्विटी के स्टॉक होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है जनरली ट्रेडेड नहीं होते हैं लाइक इक्विटी, और कुछ प्री डिसाइडेड पीरियड में अगर आप चाहें, अगर आप एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं और आप चाहें तो अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के अबव प्रेफरेंसेस दी जाती है डिविडेंड के केस में, और अपना कैपिटल वापस मिलने के केस में तो इन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होती है। तो कभी भी कंपनी के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कभी भी बोर्ड अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डिसीजन में वोट करना या सहमति देने की राइट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वो राइट्स नहीं होती है। अब चलिए समझते हैं कि कंपनीज में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल है उसका क्या मतलब होता है।
ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज। जनरली ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी को कंपनीज एक्ट के थ्रू एक ऑथोराइजेशन मिलती है कि वो इतना कैपिटल रेज कर सकते हैं पब्लिक से। फिर होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो होती है वो मैक्सिमम कैपिटल होती है। अब इसका कुछ परसेंटेज जो होते हैं वो एक इशूड कैपिटल बोलते हैं। सपोज अगर कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है 100 रुपए, अब उसमें से अगर कंपनी चाहे और ये उनको बोला गया है कि 50% ऑफ कैपिटल जो है आप इशू कर सकते हो, तो इस केस में सिर्फ 50 रुपीज जो होगा वो इशूड कैपिटल होगा। इसका मतलब सिर्फ 50 रुपए पे कंपनी को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो 50 रुपीज जो है जनरल पब्लिक से सब्सक्राइब कर सके। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बाकी पब्लिक को देनी पड़ेगी और उसके अगेंस्ट वो कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो इशूड कैपिटल जनरली ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है जो कि कंपनी अपने तरफ से मेंबर्स को दे सकती है, मेंबर्स को दे सकती है, पब्लिक को दे सकती है ताकि वो सब्सक्राइब करे। उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सपोज कंपनी जो है 50 रुपए इशूड कैपिटल, ये जनरली जो कैपिटल होते हैं वो करोड़ एंड लैक्स में होते हैं, बट मैं सिंपल फॉर्म में सिंपल टर्म्स में आपको सिर्फ 100 रुपीज एंड 50 रुपीज में ही समझा रही हूँ। 50 रुपीज सपोज कंपनी ने इशू करने का सोचा कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी अगर 50 रुपए, कंपनी अगर चाहती है कि 50 रुपए पब्लिक जो है सारे ही शेयर्स को खरीद ले या सब्सक्राइब करें, तो ऐसा जनरली 100% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। कुछ कुछ केसेस में सपोज कंपनी 50 रुपए रेस कर रही है, उसके अगेंस्ट सपोज सिर्फ 30 रुपीज ही 30 रुपीज के लिए ही लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो 50 में से 30 रुपीज जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जितने शेयर्स के लिए लोगों ने पैसा लगाया है अपना, वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं, जो कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इशूड कैपिटल जो है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होता है वो इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। उसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है, जो कंपनी पेमेंट के लिए अपनी तरफ से कॉल करती है। इसका मतलब ये हुआ सपोज 50 में से सिर्फ 30 लोगों ने, मतलब सिर्फ 30 रुपीज के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। अब इसमें से अगर कंपनी बोलती है कि अभी के लिए मुझे आप सिर्फ 20 रुपए दीजिए, बाकी 10 जो है बाकी 10 जो रुपए है मैं फ्यूचर में आप लोगों से मांगूंगा, तो इस केस में क्या होता है, ये जो 20 रुपीज है वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल होगी। नाम से ही समझ आई, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो कंपनी पब्लिक से कॉल कर रही है कि आपने 30 रुपए के लिए सब्सक्राइब तो किया है, बट आपको पूरा 30 का 30 रुपए मुझे आज नहीं देना है, पहले आप 20 रुपए दे दीजिए, बाकी 10 जब मैं कॉल करूंगा तब आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इफ 10,000 shares of ₹100 each have been subscribed by the public, of which ₹50 per shares have been called up। ये एक दूसरा नया एग्जाम्पल है, मेरे प्रीवियस एग्जाम्पल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। सपोज 10,000 शेयर्स है, 100 रुपए हर एक की वैल्यू है और कंपनी ने इमीडिएट में सिर्फ 50 रुपए पर शेयर ही कॉल अप किए हैं। तो इस केस में क्या होगा, कंपनी की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो 1,00,000 रुपए की होगी, ठीक है, 10,000 इंटू 100, और कॉल्ड अप कैपिटल जो होगी वो 50,000 रुपीज होगी, क्योंकि 1,00,000 में से कंपनी ने सिर्फ 50,000 रुपए ही मांगा है पब्लिक से। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। अब सपोज यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने लोगों से, पब्लिक से कॉल अप किया कि आप मुझे इतना कैपिटल दीजिए, बट जरूरी नहीं है कि आज कंपनी ने बोला और अगले दिन ही सब पब्लिक जो है उसी दिन पैसा दे देगी। कभी भी ऐसा हो सकता है कि सपोज कंपनी ने, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल देखा था, कंपनी जो है इमीडिएट में सिर्फ 50,000 रुपए ही मांग रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग डिफॉल्ट कर जाए या पूरा पेमेंट नहीं कर सके, ठीक है, तो वो कैपिटल जो कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है
जो कि शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली पे किया है। सपोज 50,000 में 40,000 रुपीज जो है कंपनी को मिले हैं और 10,000 रुपए अभी तक नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 50,000 कॉल्ड अप कैपिटल में से जो 40,000 रुपीज कंपनी को मिल चुकी है, वो 40,000 रुपीज को हम लोग पेड अप कैपिटल बोलेंगे। और जो 10,000 रुपए है जो डिफॉल्ट हुआ है पेइंग में, अभी तक कंपनी को नहीं मिली है, उसको हम अरियर्स बोलते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंपनी की आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल इतनी है। सपोज कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल 100 रुपए है और अरियर जो है वो 20 है, और आपको पेड अप कैपिटल निकालना है। कॉल्ड अप कैपिटल का दो हिस्सा होता है, एक होता है पेड अप कैपिटल और एक होता है अनपेड कैपिटल। अनपेड अमाउंट को हम अरियर्स बोलते हैं। और अगर आपको पेड अप कैपिटल निकालने बोलता है क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली सिर्फ कॉल्ड अप कैपिटल से अरियर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए समझते हैं कंपनी में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स का क्या मतलब होता है। सिक्योर्ड लोन्स जनरली एक तरह की बोरोइंग होते हैं। अब बोरोइंग्स भी जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो सिक्योर्ड हो सकती है या तो अनसिक्योर्ड हो सकती है। सिक्योर्ड लोन जनरली वो बोरोइंग होती है जो कि एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट की जाती है। जनरली ये सिक्योरिटी जो होती है एक तरह की फाइनेंशियल एसेट होती है, और ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो सकती है। इस केस में क्या होता है, जब भी आप कुछ बोरो कर रहे हैं किसी से बैंक हो गया या किसी इंस्टीट्यूट से भी बोरो करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको अपनी कोई वैल्यूएबल चीज गिरवी रखनी पड़ती है या एज कोलैटरल देनी पड़ती है। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि सपोज फ्यूचर में अगर आप लोन देने से डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो जो प्रॉपर्टी या जो फाइनेंशियल एसेट आपने एज कोलैटरल दिया था, उसको सेल आउट करके आपका लोन जो है वो आपका जो लोन अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाता है। सिक्योर्ड लोन्स के दो एग्जाम्पल हैं, जैसे एक हो गया मॉर्गेज और दूसरा हो गया कार लोन। इस केस में क्या होता है, आप जो लोन लेते हो उसके अगेंस्ट जो कोलैटरल आप देते हो, या तो वो आपका हाउस होता है या तो कार होती है। तो इन केस सपोज अगर आप बैंक से ही लोन ले रहे हो तो आप लोन नहीं पे कर पाते हो, तो आपका घर बैंक जो है वो अपने अंडर ले लेगी, और आपके जो अगर आप कार लोन लेते हो और लोन में डिफॉल्ट करते हो या टाइमली नहीं पे कर पाते हो, तो आपकी कार जो है वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी आपका लोन अमाउंट रिकवर करने के लिए। दिस इज नोन एज अ क्रिएशन ऑफ चार्ज विच सेफगार्ड क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। तो ये जनरली कंपनी के प्रोस्पेक्टस, कंपनी के व्यू पॉइंट से बताया गया है कि एक तरह का चार्ज होता है ये सिक्योर्ड लोन, जहां पे क्रेडिटर्स अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए उस टाइम के लिए जब कंपनी डिफॉल्ट कर दे अपने साइड से, तो वो सिक्योरिटीज को या कोई भी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स को अपने पास एज कोलैटरल रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो लोन्स होते हैं डिबेंचर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। लोन आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं, कोई भी कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं। तो किसी से भी आप लोन लोगे, किसी से भी अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हो तो आपको कोलैटरल देना पड़ता है। उसके बाद होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। अब नाम से ही पता चलता है ये टाइप के लोन जो है वो सिक्योर्ड नहीं है, मतलब किसी भी कोलैटरल से या कोई भी फाइनेंशियल एसेट से वो सिक्योर्ड नहीं है। इस केस में क्या होता है, ये वो टाइप की शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है जहां पे जो लोन ले रहे हैं उनको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, कोई भी फाइनेंशियल एसेट या कोई भी सिक्योरिटी उनको गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। इनके अनसिक्योर्ड लोन्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए, आपके फिक्स डिपॉजिट हो गए, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए प्रमोटर से, आपके इंटर कॉर्पोरेट बोरोइंग्स हो गए, या अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम बैंक। अनसिक्योर्ड लोन्स में आपको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता है, पर आपको इंटरेस्ट जरूर पे करना पड़ता है। इसके कुछ सिक्योर्ड लोन्स के कुछ कॉमन एग्जांपल जो है वो आपका पर्सनल लोन हो सकता है, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन या आपका क्रेडिट कार्ड, ये सब अनसिक्योर्ड लोन्स में आएंगे। अब चलिए समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था चैप्टर 9 के पार्ट 2 में, सोर्सेज ऑफ फंड जो है वो होते हैं जो बताती है कि कंपनी एग्जैक्टली
कि कंपनी को एग्जैक्टली पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, फंडिंग कहाँ से मिल रही है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड हुआ कि कंपनी एग्जैक्टली कहाँ पे उन पैसों को स्पेंड कर रही है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में एसेट्स आते हैं। सबसे पहला होगा फिक्स्ड एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अक्वायर किए जाते हैं, और जनरली ये बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज किया जा सकता है, बट इसे आप रीसेल नहीं कर सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स के कुछ एग्जांपल हो गए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब हो गए फिक्स्ड एसेट्स। ये ना तो इमीडिएट फ्यूचर में सेल या रीसेल करने के लिए इनको अक्वायर किया जाता है, ना ही शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जनरली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के लिए होता है। कंपनी के पास जब भी फंड्स आते हैं तो सबसे पहले तो वो फिक्स्ड एसेट्स में लगाते हैं। सेकंड, अगर कुछ पैसे बचते हैं तो वो उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए नहीं होता है बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में जनरली तभी इन्वेस्ट किया जाता है जब कोई सरप्लस फंड अवेलेबल होता है, और ये जनरली उन बिजनेसेस में लगाया जाता है जो आपके खुद के बिजनेस से सिमिलर नहीं हो। ये देखिए, नॉन बिजनेस रिलेटेड एवेन्यूज में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि कंपनी के पास अदर सोर्सेस से भी इनकम आती रहे। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम या गेन होती है कंपनी को, ये बिजनेस ऑपरेशन से नहीं होती है। कंपनी का खुद का एक बिजनेस होता है जहां से वो रेवेन्यू अर्न करती है, और कोई ऐसे नॉन बिजनेस रिलेटेड जगह पे जब कंपनी फंड्स इन्वेस्ट करती है वहां से भी उनको इनकम या गेन्स होते हैं। तो कंपनी के खुद के ऑपरेशंस से अगर कोई इनकम होती है तो उसे हम ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, बट इन्वेस्टमेंट्स कोई दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट से जब होती है तो उनको हम ऑपरेटिंग इनकम में मर्ज नहीं करते, उनको सेपरेटली व्यू किया जाता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हो गए लोन्स, एसेट्स, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पे क्या होता है, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस में जनरली वो कैश या कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। करंट एसेट्स जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है ताकि डे टू डे एक्सपेंसेस जो है कंपनी अपनी मैनेज कर सके। अब करंट एसेट्स जो है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, कैश डेटर्स हो सकते हैं, इन्वेंट्रीज हो सकती है, लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फिर आते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनीज में इनकर होती रहती है। ये जनरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए या प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो हो सकते हैं। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस या छोटे छोटे लॉसेस जो हैं जनरली ओनर के कैपिटल को डिक्रीज नहीं करते हैं। ये जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या लॉसेस के जो खर्चे होते हैं वो इतना भी ह्यूज नहीं होते हैं कि ओनर्स के शेयर कैपिटल को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सके या उनको लॉस इनकर करनी पड़ जाए। ये उतना भी ज्यादा लॉस नहीं होता, एक मिनिमम परसेंटेज होता है जिससे आपके प्रॉफिट जो है थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक्सपेंडिचर को डायरेक्टली शेयर कैपिटल से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि अलग से सेपरेटली उसे शो किया जाता है लाइबिलिटी साइड में। इनको जनरली बैलेंस शीट में सेपरेटली शो किया जाता है ताकि कंपनी के ध्यान में रहे कि कौन से मिनिमल खर्चे जो है वो हो रहे हैं, एंड बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड जो है दोनों मैच कर सकें। अब चलिए समझते हैं ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है। ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है, द टोटल वैल्यू ऑफ अक्वायरिंग ऑल फिक्स्ड एसेट्स इवन दो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड ग्रॉस ब्लॉक। मतलब एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ द कंपनी उन्होंने तरह तरह के एसेट्स को अक्वायर किया होगा, तो सारे ही एसेट्स को मिला के जो फिगर आता है उसे हम ग्रॉस ब्लॉक कहते हैं। ये ग्रॉस ब्लॉक जो अमाउंट होती है वो जनरली इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होती है, जो कि हर एसेट में सेपरेटली चार्ज किया जाता है। तो जनरली ग्रॉस ब्लॉक हो गया जो कॉस्ट कंपनी इनकर करती है फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने में, और जो एडिशनल खर्चे वो करती है फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने के लिए
वो इंक्लूसिव करके ग्रॉस ब्लॉक, उसे हम ग्रॉस ब्लॉक कहते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये कम ओवर वन फाइनेंशियल ईयर, अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी हो सकता है कि बहुत बार वो फिक्स्ड एसेट्स को बाई या सेल करती हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी को एसेट्स जो है वो बाई करना पड़े या सेल करना पड़े, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये जो ग्रॉस ब्लॉक की वैल्यू आएगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या जब कंपनी अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही है, उस वक्त अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये ग्रॉस ब्लॉक के फिगर्स जो है वो चेंज होते रहेंगे, और अगर आप एवरी फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करो तो। फिर आता है टर्म डेप्रिसिएशन। एज पर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, ये माना जाता है कि सभी तरह के फिक्स्ड एसेट्स की एक फिक्स्ड लाइफ होती है, एंड एक्सेप्ट फॉर लैंड। और ये अज्यूम किया जाता है अकाउंट्स में कि हर साल जैसे जैसे कंपनी एसेट्स को यूज में लाती है, जैसे जैसे मशीन्स या फिक्स्ड एसेट्स काम करती रहती है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू या वर्थ जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। तो इस रिडक्शन इन वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपने सुना होगा कि कोई भी एसेट की वेयर एंड टेयर की वजह से क्या होता है, कम एसेट्स जो है परफॉर्म करना कम कर देती है। तो ये डिक्रीज इन वैल्यू जो हुआ, डिक्रीज इन वर्थ ऑफ द एसेट जो हुआ, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 1956 अलग अलग तरह की एसेट्स होती है जिसमें डिफरेंट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। सभी एसेट्स की डेप्रिशिएट होने की परसेंटेज जो है वो सेम नहीं होती है, तो सबका अलग एक परसेंटेज रेट दिया गया है और डिफरेंट मेथड दिया गया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। जनरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का दो मेथड होता है। सबसे पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम कांस्टेंट एनुअल मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस केस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेट जो होता है वो डिक्रीज करता है ओवर टाइम। स्ट्रेट लाइन में इसमें मैं सिंपली बताना चाहूंगी, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन का एक फिक्स परसेंटेज होता है जो एवरी ईयर डिडक्ट करना पड़ता है एसेट के वैल्यू से। और रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है, डेप्रिसिएशन की रेट जो है ओवर द इयर्स डिक्रीज करती रहती है। अब चलिए समझते हैं नेट ब्लॉक क्या है। प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था ग्रॉस ब्लॉक क्या होती है, सेम ही कॉन्सेप्ट नेट ब्लॉक का है। नेट ब्लॉक का मतलब होता है द वर्थ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट ब्लॉक। पूरे कंपनी जो फिक्स्ड एसेट्स ओन करती है उसको अगर हम सीधा सीधा कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को देखेंगे, टोटल फिक्स्ड एसेट्स को देखेंगे, तो वो ग्रॉस ब्लॉक कहलाता है। पर जैसा कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और हमें समझ आया कि एसेट्स जो होते हैं वो डिप्रिशिएट करते जाते हैं ओवर द इयर्स, तो जब अगर हम टोटल एसेट्स में ये डेप्रिसिएशन अगर डिडक्ट करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स की एक्चुअल वर्थ जो है वो पता चलती है। उस एक्चुअल वर्थ को हम शॉर्ट में नेट ब्लॉक भी कहते हैं। जनरली नेट ब्लॉक जो है ग्रॉस ब्लॉक लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट होती है। अब चलिए समझते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है। जनरली वो कैपिटल या फंड जो हम न्यू प्लांट के लिए यूज करते हैं बट उसका काम जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, द मशीन इज येट टू बी कमीशन्ड, वो एक एग्जाम्पल होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। मतलब काम अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, एसेट्स कंप्लीटली यूज नहीं हो रहे हैं। ये वर्क इन प्रोग्रेस जो है, ये वर्क इन प्रोग्रेस टर्म जो है वो एज ऑन बैलेंस शीट डेट पे है। सपोज अगर आप आज 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे हैं और उस वक्त तक कुछ कैपिटल आपने लगाया है बट अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, पूरे पेमेंट नहीं हुए हैं, उस केस में वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस माना जाएगा एज ऑन योर बैलेंस शीट प्रिपेयरिंग डेट। It also has to be taken into account by calculating fixed asset as it will be converted into gross block soon. जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस उसमें देखा था कि ग्रॉस ब्लॉक भी कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि एज ऑन बैलेंस शीट प्रिपेयरिंग डेट
कंपनीज को मेंशन करना पड़ता है या स्पेसिफाई करना पड़ता है कि उनके पास टोटल एसेट्स कितनी है, कितना डेप्रिशिएटेड हो गया है। तो अगर कुछ ऐसा फंड है जो कि अभी तक पूरी तरह से यूज नहीं किया या वर्क इन प्रोग्रेस हुआ है, उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा जब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर 9 का पार्ट 3 जो है वो यही खत्म होता है। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस जो है आपको मिलते रहे। फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल का ये आज चैप्टर 9 जो है वो ओवर होगा। इसके बाद हम चैप्टर 10 करेंगे जहां पे हम समझेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज और कैसे वो रेशियोज आपको कंपनीज के डेटा जो है सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं।